शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। हमारी सीरीज शुरू होती है हमारी हीरोइन मिमी से, जो अपनी फ्रेंड यूना के साथ मंदिर जाती है। वहाँ यूना बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड रहती है, फोन पकड़कर अपने फेवरेट आइडल ग्रुप लाइक को देख रही होती है। वह उनके लिए चिल्लाती रहती है और अकेले चिल्लाने से बोर हो जाती है क्योंकि कोई उसके साथ चीयर नहीं कर रहा होता। तो वह मिमी से कहती है, आओ मेरे साथ वीडियो देखो, मिलकर चिल्लाते हैं, तुम्हें भी ग्रुप पसंद आ जाएगा। मिमी मैच्योर होती है और मना कर देती है। कहती है उसे आइडल से नफरत है और वह उन्हें यूजलेस समझती है। वह कहती है अगर वे गुड लुकिंग न होते तो कभी फेमस न होते, मतलब उनकी पूरी सक्सेस और पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके लुक्स की वजह से है। और क्लियरली दिखाई देता है कि मिमी मेंटली स्कार्ड है और मर्दों से नफरत करती है, खासकर हैंडसम मर्दों से। उसे हर अट्रैक्टिव इस इंसान से नफरत है। क्यों? बस ऐसी ही है वे। तुम रीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके पास बस एक रीजन है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। यूना उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, बस ग्रुप को जान के देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन मिमी मना कर देती है और कहती है कि उसे पहले से ही ऐसे सब चीजों से नफरत है। यूना उसका मजाक उड़ाती है और कहती है ऐसी ही रहो, मिसरेबल जिंदगी जियोगी और मिसरेबल ही मरोगी। ये सेंटेंस मिमी को बहुत जोर से लगता है और उसे उसके पास्ट की याद दिला देता है, जिसने उसकी जिंदगी 180 डिग्रीज बदल दी थी। मिमी पहले एक खूबसूरत लड़की थी, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। हाई स्कूल में उसे एक लड़का पसंद था। बदकिस्मती से वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। उसके इतने एडमायर्स थे कि मजाक भी नहीं लगा था। फिर भी मिमी ने हिम्मत जुटाई, उसे कन्फेशन लेटर लिखा और खुद जाकर दे दिया। वह उसके रिप्लाई का एक्साइटेडली इंतजार करती रही, अपने रोमांटिक सपने इमेजिन करती रही, जब तक उसे शॉक नहीं लगा कि उस लड़के ने उसका लव लेटर क्लास ग्रुप चैट में लीक कर दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे डेस्परेट और शेमलेस कहने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के हॉटेस्ट लड़के को पसंद करने की, वे कहते थे। उस मोमेंट से मिमी ने प्यार से नफरत करनी शुरू कर दी, खासकर मर्दों से। उसे स्कूल जाना भी पसंद नहीं रहा, सारी बुलिंग की वजह से जो उससे मिलती थी। वह ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, सारे मर्दों से नफरत करने लगी और हर गुड लुकिंग इंसान से जलन महसूस करने लगी। लेकिन यूना उससे कहती है, अगर तुम इस ग्रुप को जान लोगी, तुम उनसे प्यार कर लोगी, ये तुम्हारा मर्दों के बारे में नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। खासकर उनका लीडर कोटा, वह इतना स्वीट, हेल्पफुल, अडोरेबल, परफेक्ट है, लिटरली फ्लॉलेस। मिमी जवाब देती है, मुझे किसी को नहीं जानना, थैंक यू, बस हो गया। मैं दोबारा प्यार का टेस्ट नहीं लेना चाहती। जो मैं सह चुकी हूँ उसके बाद मेरा दिल दर्द से पिघल चुका है। फिर वह दुआ करने जाती है, ओह लॉर्ड, पैसा पैसा पैसा, मुझे प्यार नहीं चाहिए। फिर उसे याद आता है हेल्थ 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 और एक बड़ा घर, गाड़ियाँ, महल, नो मोर लव। आखिर में वह उस जर्क के खिलाफ दुआ करती है जिससे उसने 5 साल पहले प्यार किया था। प्लीज उसके सारे बाल झड़ जाए ताकि वह एक बाल डंडे जैसा बन जाए। उसे इतना सफर करने दो कि वह कभी किसी और लड़की को हर्ट न करे। दुआ खत्म करने के बाद वह काम पर चली जाती है। हमें पता चलता है कि वह एक छोटे रेस्टोरेंट में सूस शेफ के तौर पर काम करती है। एक दिन टेबल साफ करते वक्त वह टीवी पर ग्रुप लाइक को देखती है। वे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लीडर कोटा अपना नाम बताता है। वह देखती है कि कोटा कितना ब्राइट और काइंड लगता है, जेन्युइनली स्वीट, कॉन्फिडेंट और एम्बिशन के साथ। वह कहता है कि उनका सपना जापान के बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करना है, नंबर 1 ट्रेंड बनना है और बहुत सारे फैंस जीतना है। जब होस्ट उनसे उनकी सबसे बड़ी विश पूछता है, कोटा कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह हर जगह खुशी फैला सके ताकि कोई भी उदास या हर्ट महसूस न करे। मिमी के बॉडी में घूसबम्स आ जाते हैं। क्या सच में कोई इतना काइंड हो सकता है? नो वे, वह शायद मजाक कर रहा होगा। रियलिटी में वह सीक्रेटली एक साइको होगा, एक बुली, एक हॉरिबल इंसान। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि वह शॉक हो जाती है जब देखती है कि कोटा रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है। वो रियल लाइफ में और भी ज्यादा हैंडसम लगता है, टीवी से 100 गुना बेहतर। उसे यकीन नहीं होता, क्या यह सच में वही है? जब वह ध्यान से देखती है तो सच में वही होता है। वह भागने की कोशिश करती है इससे पहले कि वह उसे बुली करे या उसके फीलिंग्स हर्ट करे, लेकिन शेफ उसे ऑन ऑर्डर देता है कि जाकर कोटा का ऑन ऑर्डर लो और पानी ला कर दो। जब वह उसके पास खड़ी होती है तो उसकी ब्यूटी देखकर स्टन हो जाती है। उसकी स्किन, उसका फेस, सब कुछ, उसमें कोई फ्लॉ नहीं लगा। लेकिन फिर वह खुद से कहती है, शायद वह बाहर से चांद की तरह खूबसूरत हो, लेकिन अंदर से मुझे हर्ट कर सकता है। नहीं, मैं क्लोज नहीं जाऊंगी। वह डिसाइड करती है कि उसे स्ट्रिक्टली ट्रीट करेगी। वह उससे पूछती है कि उसे क्या खाना है। वह कहता है पिज्जा। वह पिज्जा लेने जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यूना कोटा को कितना प्यार करती
होती है तो वह डिसाइड करती है कि उसका ऑटोग्राफ लेकर यूना को सरप्राइज करे। लेकिन कोटा गलत समझ लेता है और सोचता है कि मिमी उसकी फैन है। वह ऑटोग्राफ साइन कर देता है और खुद को अनऑब्लिगेटेड महसूस करता है कि उसने उसे लाइक किया, इसलिए वह अचानक से उसे हग कर लेता है। मिमी फ्रीज हो जाती है। उसे मर्दों की आदत नहीं है, उसने हमेशा उनसे नफरत की है और पूरी जिंदगी दूर रही है। और अचानक एक हैंडसम लड़का उसके साथ स्वीट हो रहा है और उसे हग कर रहा है। वह पैनिक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी फैंस में से नहीं हूँ। मैंने ऑटोग्राफ अपनी फ्रेंड यूना के लिए लिया था। कोटा जवाब देता है, आज से मैं कुछ भी करूँगा ताकि तुम मुझे पसंद करने लगो। मिमी कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम कभी सक्सीड नहीं करोगे, तुम कभी मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। मुझे मर्दों से जलती हुई नफरत है। और वह अपना सारा ट्रॉमा उस पर निकाल देती है। भले ही कोटा ने कुछ गलत नहीं किया होता, फिर भी वह उसकी इतनी हार्श बातों की वजह से चुपचाप रोने लगता है। जब मिमी घर जाती है, वह यूना को कॉल करती है और बताती है कि उसने कोटा से मुलाकात की। यूना पूछती है कि उसने क्या किया, लेकिन मिमी नर्वस हो जाती है। कन्फेस करने से डर जाती है कि उसने सब बिगाड़ दिया, कि उसने उसे हक किया, उसने उस पर चिल्लाया, उसे रुला दिया और अब पूरी यूनिवर्स उसके खिलाफ है। इसीलिए वह कॉल एंड कर देती है, मैं बाद में बताऊंगी वरना तुम मुझे मार दोगी। वह अपनी डायरी में लिखती है, खुद को याद दिलाते हुए कि सारे मर्द चीटर्स होते हैं, कोई भी मर्द उसके दिल के लायक नहीं है और उसे कोटा से हर हाल में दूर रहना चाहिए, इससे पहले कि वह उसके लिए गिर जाए, क्योंकि आज उसे थोड़ा सा वह पसंद आ गया था। जो वह नहीं जानती वह ये है कि अगले दिन कोटा फिर से रेस्टोरेंट आने का फैसला करता है। वह उसके साथ रहता है और उसे कंफर्ट करता है, सिर्फ उसकी मदद करने के लिए और उसे अपने प्यार में गिराने के लिए। सबसे पहले वह उसे अपने ग्रुप लाइक से मिलवाता है, उसे एल्बम्स, फोटोज, मैगजीन्स देता है, उम्मीद करता है कि उसे इंटरेस्ट आ जाए। वह उसे कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट भी करता है और एक VIP टिकट के साथ गिफ्ट मील देता है। लेकिन मिमी डिस्गस्ट के साथ रिएक्ट करती है और कहती है, ये सब मुझ पर काम नहीं करता, खाना वापस ले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना। कोटा कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें सच में कभी बोर या लोनली फील नहीं होता? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ यूना ही है। वह कहती है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता और वह सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, एक अपार्टमेंट और गाड़ी खरीदना चाहती है और इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। वह उससे कहता है, ठीक है, मैं अपना पार्ट करता हूँ, मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें बेटर फील कराऊंगा, जब तक तुम थकर मुझसे प्यार न कर लो। समय के साथ मिमी उसकी आदत डालने लगती है। वह नोटिस करती है कि वह सच में काइंड है और हमेशा सबकी मदद करता है। एक दिन वह उसे फेमस एक्ट्रेस यूमिका के साथ एक इंटरव्यू में देखती है और सोचती है कि शायद वे डेटिंग कर रहे हैं या कुछ और, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक और दिन जब कोटा रेस्टोरेंट में मदद कर रहा होता है, 2 आदमी अंदर आते हैं। उनमें से एक उसे पहचान लेता है और उसे बुरी तरह से मॉक करने लगता है। मिमी एक्सपेक्ट करती है कि कोटा फाइट करेगा या अपनी फेम का यूज करके उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन इसके बजाय कोटा माफी मांगता है और कहता है कि वह खुद को बेटर बनाने की कोशिश करेगा ताकि वह आदमी उसे पसंद कर सके। मिमी को एहसास होता है कि वह कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा इंसान जो नेगेटिव कमेंट्स से ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो बात मिमी नहीं जानती वह ये है कि उस आदमी के जाने के बाद कोटा बाहर जाता है और रोने लगता है। वह उसे बताता है कि वे सारे शब्द उसे सच में बहुत आहत कर गए थे, लेकिन उसे यह सब छिपाना पड़ता है क्योंकि वह लीडर है। अगर उसके ग्रुप को लगे कि उसके साथ कुछ गलत है तो वे भी प्रभावित हो जाएंगे और इसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ेगा। वह उसे यह भी बताता है कि दिल से वह चाहता है कि पूरी दुनिया दयालु हो और लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। वह कहता है कि सबको बचपन में स्पेस ट्यून देखना चाहिए था। फिर वह चला जाता है। अचानक मिमी उसे थोड़ा एडमायर करने लगती है, लेकिन फिर खुद से कहती है, जागो, वह एक फेमस आइडल है जिसके पास इतने सारे फैंस और खूबसूरत लड़कियां हैं, वह कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वह कहती है कि आज के बाद उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा, न नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना, न उसके बारे में कुछ देखना, कुछ भी नहीं। लेकिन वह शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कोटा ने खाना ऑर्डर किया है और खास तौर पर रिक्वेस्ट की है कि वही डिलीवरी करे। वह चिढ़ जाती है और खुद से कहती है कि वह इसे बस एक फूड डिलीवरी की तरह ट्रीट करेगी और तुरंत चली जाएगी। लेकिन जब वह देखती है कि कोटा अचानक उसके सामने आ जाता है अपने मसल्स दिखाते हुए, तो वह फ्रीज हो जाती है। वह
इतनी शॉक हो जाती है कि खाना हाथ से गिर जाता है। वह इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और कहता है कि अब उसे अंदर आकर उनके लिए लंच बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने उनका मील खराब कर दिया है। वह उसे टीज करने लगता है और पास आने लगता है, जिससे वह और भी नर्वस हो जाती है। लेकिन जब वह देखता है कि वह कितनी टेंशन में है, तो वह कहता है कि उसने हाल ही में एक रोमांटिक ड्रामा में एक्टिंग की है और बस प्रैक्टिस कर रहा था। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, गलत मत समझना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ या फ्लर्ट कर रहा हूँ। वह चिढ़ जाती है लेकिन दिखावा करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटा उससे बात करता रहता है, उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता है जब तक वह कुकिंग खत्म नहीं कर लेती। वह उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि वह अकेली है, उसकी माँ गुजर चुकी है, उसका बाप देश छोड़कर चला गया है और वह अकेली रहती है। वह उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और वह बताता है कि वे भी अब्रॉड रहते हैं। वो उसे पिक्चर्स दिखाता है और मिमी एक फोटो नोटिस करती है जिसमें वह एक क्यूट सी लड़की के साथ होता है। वे काफी करीब लगते हैं, इसीलिए वह पूछती है कि वह कौन है। वह कहता है वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन और डिटेल्स नहीं देता। मिमी मानने लगती है कि वह लड़की के साथ असल में डेटिंग कर रहा है और सिर्फ स्कैंडल्स से बचने के लिए छिपा रहा है जो उसके ग्रुप को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कोटा उसे भरोसा दिलाता है कि वे बिल्कुल भी डेटिंग नहीं कर रहे और वह किसी को डेट नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने फैंस को अपसेट नहीं करना चाहता। वह उससे कहती है लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें किसी से प्यार करने का हक है। वह जवाब देता है हाँ, यह मेरी जिंदगी है, लेकिन मुझे किसी को अपसेट करना पसंद नहीं। मैं हमेशा अपने फैंस से प्यार करूंगा और वही करूंगा जो उन्हें खुश करे। वह जोड़ता है मुझे हर फैन को मुस्कुराता हुआ और लव्ड महसूस करवाना है। वह पूछती है चाहे वे तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें और नेगेटिव कमेंट्स लिखें। वह कहता है हाँ, मैं सब सहन कर लूंगा, मैं हमेशा से ऐसा ही करता आया हूँ। मिमी को उसके लिए सहानुभूति महसूस होने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी नौकरी बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह सिर्फ एक हैंडसम लड़का नहीं है जिसकी सिंपल लाइफ हो। उसकी जिंदगी प्रेशर, हेट कमेंट्स और बिना वजह लोगों के हमलों से भरी हुई है। लोग उससे कभी मिले भी नहीं होते, बस स्क्रीन पर एक हैंडसम चेहरा देखते हैं और सोच लेते हैं कि वे उसे जानते हैं। वह यह भी नकार नहीं सकी कि कभी वह खुद भी उन लोगों जैसी थी। आइडल्स को जज करती थी, उनसे नफरत करती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आकर्षक थे। अब मिमी को गिल्ट महसूस होता है और वह फैसला करती है कि बिना किसी को जाने वह दोबारा किसी को जज नहीं करेगी। कुकिंग खत्म करने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए अचानक उसकी नजर उसी बुली पर पड़ती है जिसे उसने हाई स्कूल में कन्फेस किया था, जो अपने कुछ पुराने क्लासमेट्स के साथ खड़ा होता है। जैसे ही वे लोग उसे देखते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हे, क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने हाई स्कूल में तुम्हें कन्फेस किया था और रिजेक्ट हो गई थी, जिसके पास कोई डिग्निटी नहीं थी? इसे देखो अब, थैंक गॉड तुमने इसे मना कर दिया। मेरी जूती भी इसके चेहरे से ज्यादा अच्छी लगती है। यह सुनते ही मिमी को सारी बुलिंग याद आ जाती है जो उसने झेली थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अभी भी कमजोर महसूस करती है, खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। उसकी जिंदगी या उसके लुक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। उसने स्कूल छोड़ दिया, वह एक छोटे रेस्टोरेंट में काम कर रही है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अचानक कोटा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, उसे जोर से हगर लेता है और उन लोगों से कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह बुली को डांटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? तुम्हें लगता है उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। बुली शॉक हो जाता है और कहता है तुम इसके साथ डेट कर रहे हो? तुम्हें यह कैसे मिल गई? तुमने इस जैसी लड़की के साथ कैसे सेटल कर लिया? मिमी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोटा उसका डिफेंस करता है। इसने मुझे नहीं पाया, मैं इसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था, मैं खुद इसके पीछे भागा हूँ। मिमी स्तब्ध हो जाती है। उसका कभी किसी ने डिफेंस नहीं किया था और बिल्कुल भी नहीं एक फेमस आइडल ने, जो कि उसका क्रश भी है। लेकिन खुश होने से पहले ही लोग कोटा को पहचान लेते हैं। सब अपने फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगते हैं और अफवाहें फैलाने लगते हैं। कोटा जल्दी से मिमी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भाग जाता है ताकि कोई फोटो न ले सके और उसे चोट न पहुंचा सके। आखिरकार मिमी उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद होती है कि शायद वह कह दे कि उसे वह पसंद है, चाहे गलती से ही, लेकिन कोटा उसकी उम्मीद तोड़ देता है। वह कहता है कि वह किसी भी लड़की के लिए ऐसा ही करा क्योंकि वह उसे अपनी बहन की तरह देखता है और कभी नहीं चाहता कि वह रोए। वह कहता है कि वह बुली एक आंसू के भी लायक नहीं है और पूछता है कि उसे इतना अगली गंजा सा लड़का कैसे पसंद आ गया था। वह जोड़ता है उदास मत हो, एक दिन तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसे ही प्यार करेगा और तुम्हें खूबसूरत देखेगा क्योंकि तुम पहले से ही हो। बिना किसी एफर्ट के उसकी बातें मिमी को गहराई से प्रभावित करती हैं और वह सोचने लगती है कि शायद वह सच में उसकी फैन बन चुकी है, खास
खासकर जब से उसके पास इतने सारे एल्बम्स, फोटोज हैं और जब भी उसकी कोई नई मूवी आती है वह बिना सिनेमा जाए ही उसे तुरंत भेज देता है। वह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उसके साथ शेयर करता है। समय के साथ मिमी उदासी के साथ अपने फीलिंग्स को स्वीकार कर लेती है और रियलाइज करती है कि वह सच में कोटा से प्यार करती है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे। क्या वह उसे लेटर लिखे और कन्फेस करे अगर वह हंस दे, या उसे भी वैसे ही बुली करे जैसे उसके क्लासमेट्स ने किया था। वह फैसला करती है कि वह कभी दोबारा अपना प्यार कन्फेस नहीं करेगी, क्योंकि वह उनकी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती और फिर से अकेली और रिजेक्ट नहीं होना चाहती। खासकर जब कोटा ने खुद कहा था कि वह किसी को डेट नहीं करेगा ताकि उसके फैंस अपसेट न हो। इसी बीच कोटा लाइव टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें उनकी लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में अपडेट करता है कि उनका लास्ट सॉन्ग ट्रेंडिंग में है और जल्द ही वे जापान के बिगेस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने का अपना सपना पूरा कर लेंगे। उनका यूट्यूब चैनल भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के करीब है। वे अब उन सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक बनने वाले हैं जिनके फैंस हर जगह होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। मीटिंग के दौरान सब कोटा को थैंक यू कहते हैं क्योंकि वही लीडर है और सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। इसी बीच कोटा के मैनेजर का कॉल आता है और वह बताता है कि ग्रुप को ऑफिशियली फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और बस फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। उनका सॉन्ग कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हो चुका है और उनका नया एल्बम हर जगह ब्लास्ट कर रहा है। वे जल्द ही एक नया ट्रैक भी रिलीज करने वाले हैं। कोटा बहुत खुश हो जाता है और सबको बताता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे उनकी फेम और भी बढ़ेगी। साथ ही उनका पैसा और फैंस भी। टीवी पर एक एक्ट्रेस दिखाई देती है जो कोटा के साथ काम कर चुकी होती है। वह उसके बारे में बात करते हुए कहती है कि वह सच में बहुत स्वीट और काइंड है, ऐसा इंसान जो दिल के जख्म भर सकता है और जो भी उसके साथ डील करता है उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। मिमी यह इंटरव्यू देखती है, उसका एडमिरेशन और बढ़ जाता है, लेकिन वह फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है क्योंकि कोटा आजकल बहुत बिजी है और पहले की तरह रेस्टोरेंट आकर उसे चेक नहीं करता, न ही उसे टीज करता है। जैसे ही उसे यह महसूस होता है, कोटा उसे कॉल करता है और कहता है कि वह एक ऑर्डर डिलीवर करे। जब वह कंपनी पहुंचती है तो वह इतने सारे फैंस देखकर शॉक हो जाती है जो सिर्फ उसके साथ पिक्चर्स लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं। वह नर्वस हो जाती है और समझ नहीं पाती क्या करे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर तरस खाता है और उसे एलिवेटर तक ले जाता है। साथ ही बता देता है कि कोटा का अपार्टमेंट कौन से फ्लोर पर है। एलिवेटर में उसकी मुलाकात यूमिको से होती है, वही एक्ट्रेस जो कोटा के साथ काम करती है, और मिमी शॉक हो जाती है क्योंकि यह उसका पहला मौका होता है उसे रियल लाइफ में देखने का। यूमिको मिमी से कहती है कि वह बहुत ब्यूटीफुल है और यकीनन कोटा उस पर फिदा हो गया होगा, जबकि मिमी अपने दिल में सोचती है, मैं कौन हूँ जो तुमसे कंपेयर की जाऊँ। कोटा इतनी सारी खूबसूरती छोड़कर मुझे क्यों देखेगा, मैं तो बस एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। जब वह पहुँचती है तो देखती है कि कोटा काफी देर से उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि सब लोग बहुत भूखे हैं। वह नोटिस करती है कि उसके आसपास बहुत सारी फोटोज फैली हुई हैं। जब वह पूछती है तो कोटा बताता है कि ये वे आउटफिट्स हैं जिनमें से उसे फेस्टिवल के लिए चूज करना है। वह उसे बताती है कि उसे एक सूट बहुत पसंद आया है और कोटा कहता है कि वह वही पहनेगा। यह सुनकर मिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वह उसकी पसंद का आउटफिट चूज करेगा। फिर उसकी नजर सैम पर पड़ती है जो कोटा के ग्रुप का एक मेंबर होता है। वह सैम से कहती है कि उसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और वह काफी हैंडसम लगता है। साथ ही पूछती है कि वह अपने इतने सुंदर बालों के लिए क्या इस्तेमाल करता है। कोटा पूछता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? वह जवाब देती है, हाँ, ऑनेस्टली वह बहुत कूल है। कोटा जेलस हो जाता है लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करता है। बात करते करते लाइक के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और मिमी को उनके साथ देखते हैं। वे सब मिमी की तारीफ करने लगते हैं कि वह क्यूट और जेंटल लगती है और वे सब उसे अपनी बहन की तरह प्यार करते हैं। वे उससे फेस्टिवल आउटफिट्स चूज करने को भी कहते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वे बताते हैं कि उन्होंने कोटा को उसके बारे में बहुत बात करते सुना है कि उसकी कुकिंग लाजवाब है और वह बहुत स्वीट है, सबसे अच्छी लड़की जिससे वह कभी मिला है। वे सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मिमी को ऐसा लगता है जैसे वह शहर के मर्तबान में गिर गई हो। चारों तरफ हैंडसम लड़के जो उससे ओपिनियन मांग रहे हैं और फ्लर्ट कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा था जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसने सिर्फ यह चाहा था कि एक लड़का उसे प्यार करे
और अब वह खुद को 6 लड़कों के बीच पाती है, हर एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टिव। लेकिन कोटा जेलस हो जाता है और कहता है, गाइस उसे छोड़ दो, वह ऑलरेडी मेरा आउटफिट चूज कर चुकी है, तुम सब अपना अपना खुद चूज करो, वह मेरी फैन है, तुम्हारी नहीं। वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा है और मिमी और भी नर्वस हो जाती है। वह पैनिक हो जाती है और गलती से जो चीजें वह पकड़े हुए होती है वे गिर जाती हैं, जिनमें उसकी डायरी भी होती है। सैम जमीन पर पड़ी डायरी नोटिस करता है, उसे उठा लेता है और जब वह देखता है कि उसमें कोटा से प्यार के बारे में लिखा है, लेकिन कन्फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वह प्रिटी नहीं है और उस जैसे इंसान के साथ उसका कोई चांस नहीं है, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसे मिमी पर तरस आता है। इसी बीच कोटा मिमी से कहता है कि उसका फोटो शूट है और उसे सपोर्ट के लिए आने को कहता है। मिमी एक्साइटेड हो जाती है और उसके लिए अपने फीलिंग्स हिंट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो वह देखती है कि कोटा युमिको के साथ बैठा हुआ है। दोनों गहरी बातें कर रहे होते हैं और साथ में बहुत अडोरेबल लग रहे होते हैं, बिल्कुल एक कपल जैसे। मिमी का दिल टूट सा जाता है, उसे लगता है कि उसका कोई चांस ही नहीं है, इसलिए वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। सैम उसके पीछे जाता है और डायरी उसे वापस देता है, कहता है कि उसे यह जमीन पर मिली थी और उसने खोल कर पढ़ ली। मिमी पैनिक हो जाती है, खासकर जब वह सीधा पूछता है कि क्या वह सच में कोटा से प्यार करती है। यह जानकर कि उसने डायरी पढ़ ली है, वह गुस्सा हो जाती है, सवाल का जवाब देने से बचती है और बिना परमिशन डायरी पढ़ने पर उसे डांटी है। सैम उसे कहता है कि अगर वह कोटा से प्यार करती है तो भागने के बजाय कन्फेस करना चाहिए, उसे वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए जो उसने सालों पहले की थी। मिमी शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता। सैम कहता है कि उसने डायरी का बाकी हिस्सा भी पढ़ लिया था और उसे उस लड़के के बारे में पता चला जिसने हाई स्कूल में उसे हर्ट किया था। वह उसे समझाता है कि उसे उदास नहीं होना चाहिए, गलती उसकी नहीं थी, प्रॉब्लम उस लड़के में थी। वह एक बली था, एक इडियट और एक खराब एक्सपीरियंस की वजह से उसे अपना दिल बंद नहीं करना चाहिए। इसी दौरान युमिको वहाँ आ जाती है और सैम को ग्रीट करती है, बताती है कि उसका कोटा के साथ शूट खत्म हो गया है। जब वह मिमी को वहाँ खड़ी देखती है तो पूछती है कि वह कौन है। सैम कहता है कि मिमी कोटा की असिस्टेंट है जो हमेशा उसके लिए खाना लाती है। युमिको मिमी का शुक्रिया अदा करती है कि वह कोटा का ख्याल रखती है। मिमी शर्मा जाती है क्योंकि युमिको बहुत ब्यूटीफुल और काइंड होती है। सैम ये नोटिस करता है और मजाक में मिमी को हग कर लेता है, कहता है कि वह भी उसकी फैन है और वह उसे भी प्यार करता है। मिमी नफरत के साथ उसे धक्का दे देती है और कहती है कि उससे दूर रहे। वह खुद भी सरप्राइज्ड होती है कि सैम के टच से वह नर्वस नहीं हुई, न ही उसका दिल तेज धड़का। पहले ऐसा होता तो वह पैनिक कर जाती, सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन यहाँ एक और सरप्राइज होता है। युमिको का चेहरा छोटा सा पड़ जाता है क्योंकि असल में वह सैम की फैन होती है और उसे डेट करना चाहती है। इसीलिए वह मिमी से पूछती है कि क्या वे दोनों फ्रेंड्स बन सकती हैं ताकि वह उस पर नजर रख सके। वह मिमी को ग्रीट करती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है जो मिमी को डरा देता है। मिमी सोचती है कि युमिको ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह कोटा के लिए जेलस है, यह जाने बिना कि युमिको को असल में सैम पसंद है। इसी वक्त कोटा का शूट चल रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसे अपनी जिंदगी में किसी बात का रिग्रेट है। उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ गुजरा हुआ एक पल याद आता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर वह मिमी को मैसेज करता है माफी मांगते हुए कि वह आजकल शूटिंग में बिजी था और उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। वह कहता है कि वह सब मेकअप करेगा और चाहता है कि कल वह उसके साथ बाहर जाए, लेकिन असल में उन्हें अपने नए गाने का म्यूजिक वीडियो शूट करना होता है, इसलिए वह उसे शूटिंग लोकेशन पर आने को कहता है और वहाँ उसके लिए चेयर करने को बोलता है। मिमी वहाँ जाती है और नोटिस करती है कि ग्रुप का एक मेंबर बहुत नर्वस है और सीन सही से एक्ट नहीं कर पा रहा। लगता है जैसे वह सब खराब कर देगा, इसलिए वे मिमी को स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म पहना देते हैं और उस मेंबर के साथ एक्ट करवाते हैं ताकि वह रिलैक्स हो जाए। मिमी की वजह से वह नर्वस होना बंद कर देता है। म्यूजिक वीडियो शूट होता है और रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग होता है। सब मिमी का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं कि उसमें टैलेंट है, बस उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। मिमी सोचती है कि वह सिर्फ एक मेंबर के साथ शूट करेगी, लेकिन वह शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे पूरे ग्रुप के साथ शूट करना है। हर मेंबर उससे रोमांटिक और स्वीट लाइंस बोलता है जो उसके दिल में बटरफ्लाईज फील करवा देती है। वह खुद को संभाल कर रखती है ताकि किसी के लिए फीलिंग्स ना आ जाए जब तक कोटा की बारी नहीं आती। जैसे ही कोटा बोलता है और उससे रोमांटिक लाइनें कहता है, वह इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। बाकी सब ठीक होता है, बस वह खुद कंट्रोल नहीं
नहीं कर पाती। डायरेक्टर घबरा जाता है और उसे एक रूम में ले जाता है ताकि वो कपड़े चेंज करे और थोड़ा रेस्ट ले सके। जब डायरेक्टर श्योर हो जाता है कि वह ठीक है तो उसे काफी सारे गिफ्ट्स देता है क्योंकि उसकी वजह से शूटिंग कंप्लीट हो पाई। वह एक्साइटेड हो जाती है और कोटा शेप फिगर चूज करती है। उसे अपने सामने रखकर उस फिगर को एक गिफ्ट देती है जिसमें लिखा होता है नो रिस्क नो फन। फिर वह उस फिगर से बात करते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। वह कहती है कि उसे कोटा से बहुत प्यार है और उसे उम्मीद है कि एक दिन वह उससे सच बता पाएगी। वह खुद से प्रॉमिस करती है कि अब वह अपनी फीलिंग्स से भागेगी नहीं। अचानक वह शॉक हो जाती है जब वह देखती है कि कोटा सामने खड़ा है। वह नर्वस लगता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसे लगता है कि वह मजाक कर रही थी और वह कोटा को सिर्फ एक फैन की तरह प्यार करती है जैसे बाकी ग्रुप को करती है। वह कुछ नहीं बोलती, नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर उसे सैम की बातें याद आती हैं और उसे रियलाइज होता है कि यह एक ऐसा मौका है जो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे लगता है कि जब कोटा को सब पता ही चल गया है तो सच बताने में क्या बुरा है। वह वापस जाती है और हिम्मत करके सच बता देती है कि वह कोटा से प्यार करती है, बाकी सब जैसे नहीं। वह कहती है कि बाकी सब उसके लिए भाई जैसे हैं, लेकिन कोटा अलग है। वह उसे एडमायर करती है, उसके साथ रहना चाहती है और उम्मीद करती है कि शायद एक दिन कोटा भी उससे प्यार करे। कोटा उसे शॉक कर देता है जब वह माफी मांगता है और कहता है कि उसके दिल में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वह कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि अब वह किसी को डेट नहीं करेगा और अपना सारा प्यार सिर्फ अपने फैंस के लिए रखेगा। वह पूछती है कि क्या वह उसकी टाइप नहीं है या फिर वह सुंदर नहीं है या उसने कोई गलती कर दी। कोटा उसे बताता है कि वह बिल्कुल परफेक्ट है, प्रॉब्लम उसमें नहीं बल्कि उसमें खुद है। वह कहता है कि उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है और वह रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता। उसकी फीलिंग्स जानने के बाद वह कहता है कि अब वे दोस्त भी नहीं रह सके क्योंकि दोनों के लिए नॉर्मल रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सभी रिश्ते तोड़ देना ही बेहतर है। वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन इस बार वह अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोती। इस बार वह डिसाइड करती है कि वह उसे जाने नहीं देगी। वह सोचती है कि उसे बार बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि वह किसी रिलेशनशिप में नहीं है और सच कहूँ तो वह अमेजिंग है। उसकी नजर में कोटा जैसा लड़का दोबारा मिलना मुश्किल है। अच्छे मैनर्स, लुक्स और पैसा सब कुछ है। उसका पहला स्टेप होता है अपनी अपीयरेंस चेंज करना। वह जिम जाना स्टार्ट करती है ताकि मसल्स बना सके और शायद वह उसे पसंद करने लगे। लेकिन तभी वह शॉक हो जाती है जब वह कुछ लड़कियों को कोटा के बारे में बुरा बोलते हुए सुनती है और उसके स्कैंडल का जिक्र करती है। वह कंफ्यूज हो जाती है, कौन सा स्कैंडल? वह तुरंत ट्विटर खोलती है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करती है। वहाँ उसे कोटा का नाम ट्रेंडिंग दिखता है। फिर उसे पता चलता है कि ये स्कैंडल उस लड़की के बारे में है जिसे उसने हाई स्कूल में डेट किया था और अफवाह ये है कि उसने उसे इतना चेस किया कि उस लड़की को शहर छोड़कर जाना पड़ा। अब जो फैंस पहले उससे प्यार करते थे वे अब उससे दूर हो गए हैं। वही सब उससे नफरत करने लगते हैं और बुरी तरह इंसल्ट करते हैं। सिर्फ उसे अटैक करने और उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए अलग अलग पेजेस बन जाते हैं। टीवी पर भी लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ लुक्स ही सब कुछ नहीं होते और क्यूट लोगों से डरना चाहिए जो हमेशा स्माइल करते हैं क्योंकि वे अपने पीछे अगली सीक्रेट्स छुपा के रखते हैं। मीमी यह शो देखती है और गुस्सा हो जाती है क्योंकि वही एक ऐसी इंसान है जो कोटा के सबसे करीब रही है और जानती है कि वह अंदर और बाहर से एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन फिर उसे डर लगता है कि कहीं ये सब बातें उसे ज्यादा अफेक्ट न कर दे, कहीं वह खुद को आइसोलेट न कर ले, डिप्रेस न हो जाए, सब कुछ छोड़ न दे, गिव अप न कर दे। तभी सैम आता है और कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है। जब मीमी पूछती है क्या, तो सैम एक बॉक्स खोलता है और उसमें से कोटा को निकालता है। वह बताता है कि कोटा ने डिसाइड किया है कि जब तक स्कैंडल शांत नहीं हो जाता तब तक वह उनके साथ रहेगा। सबने काफी सोचा और उन्हें लगा कि मीमी के अलावा वह किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सैम मजाक में कहता है कि मीमी 100 मर्दों के बराबर है और उससे कोटा का ख्याल रखने को कहता है। मीमी कहती है कि वह भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी वह कोटा को अपने घर ले जाती है, उसे अपने पेरेंट्स के रूम में रख देती है और क्लियरली बोल देती है कि वह सिर्फ ग्रुप की वजह से हेल्प कर रही है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे अब भी वह पसंद है। कोटा उसे रियश्योर करता है कि वह
ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो भी वह कहेगी वह मानेगा। इसी बीच कंपनी में पूरा केओस हो जाता है। हर कोई कूटा के ग्रुप पर अटैक कर रहा होता है। वे अपना सपना ऑलमोस्ट पूरा करने वाले थे, सबसे बड़े फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन वह कैंसिल हो जाता है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर वे 500,000 फॉलोअर्स भी खो देते हैं। सब लोग स्ट्रेस होते हैं, खासकर युमाको जो कूटा के लिए बहुत वरीड होती है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी चीजें उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती हैं। कूटा सेंसिटिव और काइंड है। मीमी नोटिस करी है कि कूटा ठीक नहीं लग रहा, वो अपना नॉर्मल सेल्फ नहीं है। वह कहता है कि उसे लग रहा है कि उसे बुखार है। मीमी चेक करती है और सच में उसे फीवर होता है। वह तुरंत उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है, उसे मेडिसिन देती है, पूरी रात जागती है, उसके फॉरहेड पर ठंडे पानी के टॉवल्स रखती है जब तक वह बेटर नहीं हो जाता। इसी दौरान कूटा हिम्मत करके पूछता है कि क्या मीमी ने भी रूमर्स की वजह से उससे नफरत करना शुरू कर दिया है। मीमी कहती है कि उसके लिए उससे नफरत करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने कूटा में कभी कुछ बुरा देखा ही नहीं, उसने सिर्फ उसकी अच्छाई देखी है। वह एक बहुत ही काइंड इंसान है, वह उससे क्यों नफरत करेगी, वह इतनी शैलो नहीं है। कूटा कहता है कि शायद वह अपनी अच्छी पर्सनालिटी के पीछे बहुत सी चीजें छुपा के रखा हो, लेकिन वह बुरा इंसान नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टूड है। मीमी कहती है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वह जानती है कि कूटा एक अच्छा इंसान है जो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर कूटा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि मीमी ही एक ऐसी इंसान है जो उस पर विश्वास करती है। वह अपना दिल खोल देता है और उसे रूमर्स के पीछे की सच्चाई बताता है। वह बताता है कि काफी साल पहले उसकी क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम रेई था। वह उसके लिए बिल्कुल बहन जैसी थी। वही एक ऐसी इंसान थी जिससे वह हर बात शेयर करता था। वह उससे प्यार करती थी और सपोर्ट करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा ट्रैवल पर रहते थे और वह ज्यादातर अकेला होता था। वह मीमी को याद दिलाता है उस फोटो के बारे में जो उसने उसके घर में देखी थी। उस फोटो में जो लड़की थी वही रेई थी। वह कहता है कि सब कुछ ठीक था जब तक एक दिन उसे पता नहीं चल गया कि रेई उससे प्यार करने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिया करे, क्योंकि वह आइडल बन चुका था और डेटिंग से स्कैंडल हो सकता था। ग्रुप भी नया था और कोई भी प्रॉब्लम या अफवाह अफोर्ड नहीं कर सके थे। चाहे उसके दिल में भी रेई के लिए फीलिंग्स थी, फिर भी उसने उन्हें दबा दिया। उसने अपनी फीलिंग्स को दफन कर दिया और रेई से पूरी तरह दूर रहना चूज किया। जब भी रेई उसे मैसेज करती वह रिप्लाई नहीं करता। अंदर से वह बात करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि दूर रहना ही बेस्ट है ताकि दोनों अटैच न हो जाए और वह उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि फैंस उसे हर्ट कर सकते थे। आखिरकार रेई ने उम्मीद छोड़ दी और मैसेज करना बंद कर दिया। फिर एक दिन कूटा को एक बहुत बुरी खबर मिली। रेई का कार एक्सीडेंट हो गया था जब वह स्कूल से वापस आ रही थी और उसकी डेथ हो गई। कूटा डिप्रेशन में चला गया और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ, क्योंकि उसने उसके मैसेजेस इग्नोर किए थे और उससे दूर रहा था। जब उसने आखिरी बार उनकी चैट ओपन की तो उसे रेई के सब मैसेजेस मिले। वह हमेशा से उसका साथ देती आ रही थी, उसे बताती थी कि वह उससे प्यार करती है, कि वह कोई ट्रबल नहीं करेगी, नहीं रूमर्स फैलाएगी और दूर से ही उससे प्यार करेगी, बस जब तक वह ठीक है। उसकी गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि उसने उसके साथ गलत किया था। उसने वह इंसान खो दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो बिना कुछ वापस चाहे उसकी केयर करता था। उस दिन के बाद से वह लव, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि क्लोज फ्रेंडशिप्स के आइडिया से भी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। वह किसी को दोबारा खोना नहीं चाहता था, जैसे उसने अपनी फ्रेंड को खोया था। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वह अब मीमी से भागेगा नहीं, वह उसका सामना करेगा और उसे बताएगा कि वह रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। हाँ, वह कुछ वक्त के लिए अपसेट होगी, लेकिन इवेंचुअली वह उसे भूल जाएगी। मीमी को रिलीफ महसूस हुआ जब उसे पता चला कि उसने उसे रिजेक्ट किया था उसके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से, न कि उसकी लुक्स की वजह से या उन सिली आइडियाज की वजह से जो उसने इमेजिन किए थे। उसने डिसाइड किया कि वह उसे कंफर्ट करेगी और उसके पास ही रहेगी जब तक उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो जाती। उसने उसे बताया कि उसने उसकी बातों के बारे में पूरी रात सोचा और उसे रियलाइज हुआ कि उसने खुद के साथ और उसके साथ भी गलत किया था। उसकी गर्लफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मर गई थी और उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी। वह सिर्फ दूर से ही उससे प्यार करती थी और डिस्टेंस से ही उसे सपोर्ट करती थी। हाँ, उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई न करके एक मिस्टेक की थी, लेकिन वह कभी यह नहीं जान सकता था कि उसकी फेट ऐसे एंड होगी। यह डेस्टिनी थी। उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए था और न ही हमेशा
हमेशा के लिए खुद को पनिश करना चाहिए था, किसी ऐसी चीज के लिए जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। उसकी बातों से उसे थोड़ा बेटर फील हुआ, लेकिन जब उसने अपना फोन खोला तो वह शॉक हो गया यह देखकर कि एक वेबसाइट ने न्यूज पोस्ट की थी कि ग्रुप डिसबैंड होने वाला है। लोग डिमांड कर रहे थे कि कूटा को किक आउट किया जाए, वरना वे पूरे ग्रुप का बॉयकॉट करेंगे। कूटा जल्दी से मिमी की जगह से निकल गया और कंपनी चला गया। एक पूरा हफ्ता गुजर गया और वह बिल्कुल गायब हो गया। न कॉल्स न विजिट्स। वह अपने थॉट्स में डूब गया था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के सामने अपनी इमेज कैसे रिस्टोर करे। पूरा टीम स्ट्रेस डाउन था, खासकर यूमेको जो उसके लिए बहुत टेरिफाइड थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी चीज उसे दोबारा तोड़ सकती है। इसलिए यूमेको मिमी के रेस्टोरेंट गई और उससे कूटा की मदद करने और उसे विजिट करने को कहा। शुरू में मिमी पैनिक कर गई और नर्वस और अपसेट हो गई, लेकिन इवेंचुअली उसने अपनी हिम्मत जुटाई और डिसाइड किया कि वह कुछ ऐसा करेगी जो उसे खुश करे। उसने उसके लिए मील्स कुक किए और रोज स्वीट एनकरेजिंग मैसेजेस के साथ भेजे। फिर वो फैंस के बीच ग्रुप को चीयर करने गई। उसकी बातों ने लड़कियों के दिल छू लिए और वे शांत होने लगी और दोबारा कूटा को सपोर्ट करने लगी। उन्होंने कहा कि वे उससे प्यार करती हैं, उसके वापस आने का इंतजार कर रही हैं और हमेशा उसकी लॉयल रहेंगी। मिमी जहाँ भी गई पॉजिटिविटी फैलाती रही, लोगों को बताती रही कि ग्रुप वंडरफुल है और सपोर्ट डिजर्व करता है। वह जोर से चीयर करती रही, लेकिन अपनी सोशल एंजाइटी की वजह से उसने मास्क पहना हुआ था। लोग उसकी लॉयल्टी के बारे में बात करने लगे और यह एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। इससे एक बड़ा स्टर हुआ और बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस हो गए और सच के बारे में पूछने लगे कि क्या वह वाकई लड़की की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था या नहीं। कूटा ने वह वीडियो देखा और खुश हुआ कि वह उसके साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी वह गिल्टी महसूस करता रहा। उसने डिसाइड किया कि वह सब कुछ कन्फेस करेगा और एक ऑफिशियल अपॉलॉजी रिलीज की, सबको बताते हुए कि अगर उन्हें उसे ग्रुप से निकालकर आराम मिले तो वह कोई प्रॉब्लम नहीं समझेगा। लेकिन पूरा टीम उसके साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि वे कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे और तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह वापस नहीं आता। उनके मैनेजर ने उनके लिए सपोर्ट और एनकरेजमेंट से भरे हुए लेटर्स के बॉक्सेस लाए। मिमी भी यूना को साथ लेकर कंपनी गई और उसका नाम पुकारने लगी। जब कूटा सामने आया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि वह जल्द सच्चाई सबके सामने लाएगा और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वापस आएगा। मिमी ने अपनी हिम्मत जुटाई, मास्क उतारा, रोई और उसे बताया कि वह अकेला नहीं है, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी, उससे प्यार करी रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैंस जो उसका इंतजार कर रहे हैं। सब लोग टच हो गए और उसका नाम चीयर करने लगे। कूटा भी इमोशनल हुआ, चाहता था कि वह उसके पास भागे और उसे गले लगाए, लेकिन वह नहीं कर सका। फेस्टिवल की तरफ जाते वक्त सुने एक लिफाफा निकाला और बताया कि वह रेई के घर से गुजरा था, जहां उसे एक लेटर मिला था जो कूटा के नाम था। कूटा ने लेटर खोला और देखा कि रेई ने लिखा था कि वह अब उससे रोमांटिक तौर पर प्यार नहीं करती, यह सिर्फ लगाव था क्योंकि वे साथ बड़े हुए थे। अब वह किसी और के साथ रहने के बारे में सोच रही थी और उसके लिए दुआ कर रही थी कि वह किसी और लड़की के साथ खुश रहे। कूटा को आखिरकार राहत मिली। उसने कंफर्म किया कि वह उसकी मौत की वजह नहीं था, न ही वह उससे नाराज थी। वह उसके लिए अच्छा चाहती थी और उसे पहले ही माफ कर चुकी थी। वह बहुत खुश था और भी ज्यादा खुश हुआ जब उसने बाहर के सब स्क्रीन्स देखे जहां उसकी फोटोज और वीडियोस चल रही थी। लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे और यह सब मिमी की वजह से हुआ, जिसने ट्रेंड शुरू किया और सच्चाई सामने लाई। कूटा ने उसे मैसेजेस भेजे, मिलने को कहा। वह उसे रेई के कब्रिस्तान ले गया, इंट्रोड्यूस करवाया, लेटर दिखाया और कहा कि अब वह अपने आप को ब्लेम करना बंद करेगा। अब उसके पास प्यार करने और प्यार पाने का मौका था। उसकी बातों ने मिमी को बहुत खुशी दी। उसने कहा कि वह हमेशा उसका समर्थन करेगी, चाहे वह उसे अस्वीकार कर दे। वह हमेशा उसकी प्रशंसक रहेगी और हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। जब वह चली गई, कूटा ने प्रेस स्टेटमेंट दिया। उसने पूरी सच्चाई बताई और रेई का वह पत्र दिखाया जो उसकी मृत्यु से पहले लिखा गया था। लोग फिर से उसके साथ सहानुभूति करने लगे। उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई और आधा मिलियन फॉलोअर्स खोने के बजाय 3 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। त्योहार समय पर हुआ, सभी स्क्रीन पर उनका प्रदर्शन दिखाया गया और सभी ने देखा। उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज मिले और सभी एल्बम बिक गए। वह अपनी उस मंजिल पर पहुंच गया जिसका वह सपना देखा करता था। एक दिन जब मिमी खाना डिलीवर कर रही थी, उसने कॉन्सर्ट की घोषणा देखी और उसकी सफलता पर खुश हुई, लेकिन मन ही मन सोचा कि वह उससे दूर हो जाएगा जैसे आसमान का एक सितारा। उसने तय किया कि वह उसका नंबर हटा देगी
और चुपचाप दूर से उसका समर्थन करती रहेगी। यह उसके लिए बहुत कठिन फैसला था। वह उसके लिए दुआ करने मंदिर गई। अचानक कूटा भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि वह फिर कभी नहीं भागेगा। उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता है और उसे दूर नहीं रह सका। वे अब भी रिश्ते में नहीं आ सकते, लेकिन जैसे ही डेटिंग की घोषणा करने का पहला मौका मिलेगा, वह उसी को चुनेगा और सबको बताएगा कि वह उससे प्यार करता है। उसने इतने समय तक उसके साथ खड़े रहने के लिए उसका धन्यवाद किया। उसने बताया कि समूह भंग हो गया है और सब कुछ टूट गया है, लेकिन वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने प्यार का इजहार किया और वह बहुत खुश हुई। उसने कहा कि वह सही समय का इंतजार करेगी, शायद अभी नहीं, शायद बाद में, चाहे उसमें साल लग जाए। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली ड्रामा में मिलते हैं। अलविदा।